तो हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और सच्ची कहानी के साथ। उम्मीद है मेरा पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक और सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद है आज की ये सच्ची कहानी मेरे इस परिवार को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अपनी आज की कहानी पर चलते हैं। अभी कुछ सालों से न्यूज में तमाम लोकल अखबारों में इस तरह की खबरें ज़्यादा हैं कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू बच्ची का रेप कर दिया, किसी मुसलमान ने हिंदू नाम रखकर किसी लड़की से फ्रेंडशिप कर ली, बाद में उसी प्यार करने वाली को मार दिया, धार्मिक यात्राओं पर पथराव, कांवड़ियों के साथ लड़ाई झगड़ा, मस्जिद की छत से ईंट पत्थर फेंकना और इसी लड़ाई की आड़ में गोली चलाकर किसी की जान ले लेना। शायद आपने भी सुनी हो इस तरह की कोई ना कोई खबर इससे मिलती जुलती और इसी तरह की कभी ना कभी अभी सुनी होगी कुछ सालों में। और शायद अब तो लगता है कि हर 4-6 दिन बाद इसी तरह की एक आधा खबर सुनने को मिल जाती है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो 5 वक्त अपने खुदा को याद करने वाले जैसे लोगों में इस तरह की नफरत भर रहे हैं। और अगर कोई है इस तरह का तो उसका नाम क्यों सामने नहीं आता, या ये कि सब खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं ये लोग। बस 5 बार अल्लाह को याद करना, अपने खुदा को याद करना, उनके बताए अच्छे रास्तों पर चलना, ये बस एक ड्रामा रह गया है क्या। इस तरह की ये बातें आज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। इन जैसी कहानियों की वजह से ही मुसलमानों पर उंगलियां उठती हैं और शायद हमेशा उठती ही रहेंगी। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो कोई देश को गाली दे रहा है, दुश्मन की तारीफ कर रहा है, पता नहीं इनकी सोच को, इनकी समझने की शक्ति को कौन सा कीड़ा खा रहा है। और फिर लास्ट में सिर्फ एक बात निकल कर आती है, सिर्फ एक लाइन होती है कि सबको एक नज़र से मत देखो। तो कैसे देखें फिर? अगर परिवार में कोई एक गलत काम कर दे तो बदनामी और बेइज्जती पूरे परिवार की होती है, उस एक की नहीं। खैर, जो आरोपी होते हैं बाद में उनको भी भारतीय कानून के हिसाब से सजा भी ठीक ठाक मिलती है। पूरा परिवार फिर कोर्ट कचहरी में अपनी चप्पलें घिसता है। आज की कहानी राजस्थान की है। राजस्थान जो अपने आप में ही एक सुंदरता बनाए हुए है, एक सुंदर राज्य है। बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं राजस्थान में घूमने की। वहाँ का खाना पानी, वहाँ की बोली और वहाँ के लोगों का व्यवहार तारीफ के काबिल है। और सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग भी राजस्थान में ही रहते हैं। यहाँ के लोग प्यार मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं और शुद्ध शाकाहारी खाना खाना पसंद करते हैं। पर भारत के इस राज्य में भी अब कुछ मोटी बुद्धि वाले लोग ज़्यादा ऊधम मचा रहे हैं, ऊधम मचाने लगे हैं। भीलवाड़ा से भी एक खबर आई थी धार्मिक यात्रा पत्थरबाजी की, और ठीक इसी खबर के आसपास अपनी ये आज की खबर भी थी, आज की कहानी भी थी। तो कहानी राजस्थान की है, राजस्थान के जोधपुर शहर की है, जिसे सन सिटी भी कहते हैं, जिसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। और वो है जोधपुर। वाकई बहुत खूबसूरत शहर है ये राजस्थान का। तो इसी जोधपुर शहर के इलाके में एक शख्स रहता है जिसका नाम है गुलामुद्दीन। गुलामुद्दीन 23 अक्टूबर को अपने घर के बाहर सरेआम खुलेआम घर के बाहर एक जेसीबी मशीन मंगवाता है। और मशीन मंगाने के बाद वह कहता है कि मेरे घर के ठीक बाहर एक गड्ढा कर दो। अब जेसीबी मशीन आती है, खुदाई शुरू होती है। आसपास और भी घर हैं, तमाम लोग देख रहे हैं सरेआम खुलेआम दिन में। पर वो जेसीबी मशीन आती है, एक दिन में एक गहरा गड्ढा खोदती है दिन के उजाले में। गुलामुद्दीन उस जेसीबी मशीन वाले को पैसे देता है, वो जेसीबी मशीन चली जाती है और वो गड्ढा अब खुदा हुआ है 23 अक्टूबर को। अब गड्ढे की खुदाई हुई, उसके बाद 24 आई, 25 और 26 गड्ढा भी खुदा हुआ है। अभी आसपास मिट्टी रखी हुई है उस गड्ढे के। आस पड़ोस के लोगों ने देखा है कि गड्ढा खुदा हुआ है, कोई छुप छुप कर गड्ढा खोदा नहीं गया है। पर लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर ये गड्ढा खोदा क्यों गया है। ये बात किसी को पता नहीं, लेकिन लोगों को इस गड्ढे पर कोई शक नहीं, क्योंकि ये सब कुछ दिन के उजाले में हुआ है। ठीक 3 दिन बाद 23 अक्टूबर को इस गड्ढे की खुदाई हुई थी। अब तारीख आ जाती है 26 अक्टूबर की। 26 अक्टूबर को इसी जोधपुर शहर में एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन वो अपने घर से ब्यूटी पार्लर जाती हैं और हर सुबह वो अपना ब्यूटी पार्लर अपने वक्त के हिसाब से खोलती हैं।
नाम अनीता चौधरी, उम्र करीब 35 साल। सुबह ब्यूटी पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद 1-2 घंटे ब्यूटी पार्लर में रहती हैं और 12 बजे के आसपास वो स्टाफ से कहती हैं कि मैं अभी आती हूँ, और ये कहकर वो अपने ब्यूटी पार्लर से निकल जाती हैं। और उसके बाद ये गायब, फ़ोन बंद, और अब अनीता का कुछ पता नहीं। जब 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो जो ब्यूटी पार्लर की उनकी जो एम्प्लॉई थी, उन्हें फ़िक्र हुई और उन्होंने अनीता चौधरी के पति को फ़ोन किया कि मैडम कुछ घंटे से गायब हैं, जबकि वो ये कहकर गई थीं कि मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, पर वो अभी तक वापस नहीं आई हैं और उनका मोबाइल भी बंद है। और ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। पति ने भी अब अनीता को ढूंढना शुरू किया, मोबाइल स्विच ऑफ, आसपास पता किया, यार दोस्तों में पता किया, आसपास जितने जान पहचान के लोग थे सबसे पता किया, सबको टटोल लिया, टटोला गया, लेकिन कोई खबर नहीं। धीरे धीरे शाम से रात हो गई, अनीता अभी तक अपने घर नहीं लौटी। अब 26 अक्टूबर बीत गई, 27 अक्टूबर की तारीख आ गई, पूरी रात भी अनीता घर नहीं लौटी। पति और बेटे को फिक्र हो रही है। आखिरकार जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो 27 अक्टूबर को जाकर उन्होंने जोधपुर पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, तफ्तीश शुरू, पर कोई फायदा नहीं। हर तरफ से ढूंढा गया, मोबाइल बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा है। 26 तारीख को अनीता चौधरी गुम हुई थी और 27 तारीख को रिपोर्ट लिखी। जब जोधपुर थाने में 27 के बाद 27, 28, 29 और 30 4 दिन बीत गए, अनीता का कोई सुराग नहीं। इधर पूरा घर परेशान कि अनीता आखिर गई कहाँ। आखिरकार 31 अक्टूबर की सुबह पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीर दिखाई देती है। हालांकि इसमें 31 अक्टूबर तक का समय क्यों लगा, ये समझ में नहीं आता है। इतना टाइम क्यों लगा पुलिस को इस सीसीटीवी फुटेज को देखने में, इसे ढूंढने में, इसे समझने में, पता नहीं। अगर पहले ही ये सब काम कर लिया जाता तो शायद अनीता का पता पहले भी चल सकता था। अगर ये सीसीटीवी देख लिया जाता तमीज से, तो शायद सब कुछ पता चल जाता। लेकिन खैर, 31 अक्टूबर की तस्वीर में अनीता अपने ब्यूटी पार्लर के बाहर एक ऑटो में बैठती हुई नजर आती हैं, और उनके बैठने के तरीके को देखकर लगता है कि वो अपनी मर्जी से इस ऑटो में बैठ रही हैं। कोई जबरदस्ती उन्हें बिठाकर अपने साथ ऑटो में नहीं ले जा रहा है, वो खुद अपनी मर्जी से इस ऑटो में बैठ रही हैं। अब वह ऑटो में बैठकर निकल जाती हैं। अब इस सीसीटीवी कैमरे की वजह से, मदद से, पुलिस उस ऑटो के नंबर को ट्रैक करती है और किसी तरह से उस ऑटो के नंबर की वजह से उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है कि ये बताओ कि ये जो मैडम बैठी थी, उनको तुमने कहाँ छोड़ा था। तो वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि मैंने इन मैडम को जोधपुर के एक गंगाना नाम का इलाका है, मैंने मैडम को वहीं पर छोड़ा था। अब पुलिस वहां जाती है, पर पुलिस घर वालों से ही पूछती है कि भाई आरती वहां क्यों गई गंगाना, या तो कोई आपका रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव्स है, या आपका कोई दोस्त या सहेली उनकी, कोई कौन रहता है, कोई रहता होगा। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अचानक आरती के पति ने बताया कि गंगाना इलाके में तो गुलामुद्दीन रहता है। तो गुलामुद्दीन कौन? तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर आरती का ये ब्यूटी पार्लर है, उसके ठीक सामने गुलामुद्दीन की शॉप है, ड्राई क्लीन की, और 20 से 25 साल पुरानी दुकान है ड्राई क्लीन की, गुलामुद्दीन की, वहीं रहता है गंगाना इलाके में। और 20-25 साल पुरानी दुकान है दोनों की, और 20-25 साल से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो पुलिस को लगा कि चलो गुलामुद्दीन के घर चलते हैं। अब 31 अक्टूबर की शाम होने से पहले पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है, क्योंकि इस इलाके में कोई और ऐसा पता नहीं था जहां आरती जा सकती थी। वहां जाती है और गुलामुद्दीन के घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि गुलामुद्दीन तो घर पर है ही नहीं, उसकी बीवी है। पुलिस उसकी बीवी आबिदा से मुलाकात करती है। पुलिस पूछती है कि गुलामुद्दीन कहाँ है, तो वो कहती है कि वो तो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। 29 अक्टूबर से जबकि आरती गुम हुई थी 26 को, इस दौरान में पुलिस और भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी थी। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में एक एक्टिवा स्कूटी पर गुलामुद्दीन दिखाई देता है, जो जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है।
और एक जगह पर वह बैग भी खरीदता हुआ नजर आता है। तो ये दो चीज सामने आई। अब वो बैग क्यों खरीद रहा है इस बात का तो पता नहीं पुलिस को। ये सारी जानकारी मिल चुकी थी। अब पुलिस गुलामुद्दीन के घर और सामने उसकी बीवी आबिदा पूछताछ शुरू हुई। आबिदा कहती है कि हमें तो कुछ पता नहीं, यहाँ पर ऑटो वाला छोड़कर गया। आरती यहाँ पर आई थी 26 तारीख को। तो अभी सारी बातचीत हो रही थी, पर आबिदा कहती है कि हमें इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। आखिरकार जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की, तो फिर आबिदा फौरन सच बोलने पर तैयार हो गई। पुलिसिया पूछताछ के आगे वो टूटी और उसने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि आप जिस अनीता चौधरी को ढूंढ रहे हैं, वो हमारे घर के बाहर जो नया नया गड्ढा अभी भर चुका है, आप वहीं देखिए। पहले पुलिस को कुछ समझ नहीं आया, फिर बाद में पुलिस को जब समझ आया तो एक बार फिर से जेसीबी मशीन बुलाई गई। लेकिन इस बार पुलिस ने बुलाई जेसीबी मशीन। जेसीबी मशीन आई, रात का अंधेरा हो चुका है। अब इस जगह की फिर से खुदाई शुरू हुई। 23 तारीख को जिसकी पहली बार खुदाई हुई थी, जिस गड्ढे की 8 दिन हो चुके थे, 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की तारीख आ चुकी थी। अब पुलिस खुदाई कर रही है, लोग जमा हो चुके हैं, पुलिस खुदाई कर रही है, पुलिस की टीम आ चुकी है। आबिदा खड़ी है, वो कह रही है कि आप इस गड्ढे को खोदिए, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद जेसीबी से अब दोबारा खुदाई शुरू हुई और अब धीरे धीरे गहराई में जैसे मशीन जाती रही और करीब 10 फीट गहराई में जब खुदाई हो गई तो अचानक कुछ टुकड़े मिले प्लास्टिक के बैग की शक्ल में। एक एक करके उनको बाहर निकाला गया। कुल 6 एक तरह के बैग थे। हर एक बैग में इंसानी हड्डियां और कुछ मांस के टुकड़े। उन बैग को बाहर निकाला गया और साथ में कुछ कपड़े थे। और जब उन कपड़ों को देखा गया तो फिर जो अनीता चौधरी थी, उनके पति ने फौरन पहचान लिया कि ये अनीता चौधरी के कपड़े हैं। यानी कि 26 अक्टूबर को गायब हुई थी। 5 दिनों से अनीता इस जोधपुर शहर में गुलामुद्दीन के घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफन थी। अब ये सब कुछ हुआ। इसके बाद जो लाश के टुकड़े थे उनको अस्पताल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। आबिदा पुलिस हिरासत में गई, पर गुलामुद्दीन का कुछ पता नहीं। अब गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए एक साथ जोधपुर के बाहर, राजस्थान के बाहर, गुजरात में और गुजरात के समेत और कई इलाकों में पुलिस की टीमें भेज दी गईं। इधर गुलामुद्दीन की तलाश थी, उधर सवाल ये था कि आखिर एक गड्ढा कत्ल से 3 दिन पहले क्यों खोदा गया। आखिर एक कत्ल जो अनीता चौधरी का था और जो गुलामुद्दीन और उसकी बीवी पर शक आया, इन दोनों की क्या दुश्मनी थी जो इस कत्ल की वजह बनी। इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था। अब ये सारे सवाल हैं, जवाब कौन दे। गुलामुद्दीन फरार है, उसकी बीवी आबिदा पुलिस हिरासत में है। तो पुलिस ने पहले आबिदा से ही कहानी सुनने का फैसला किया, क्योंकि पुलिस के पास केवल वही है, आबिदा। और आबिदा ने अब एक कहानी सुनाई, और जो कहानी आबिदा ने सुनाई वही कहानी बाद में पुलिस ने मीडिया को सुनाई। आबिदा ने कहा पुलिस से कि दरअसल 25 साल हो गए जब हमारी और अनीता चौधरी की दुकान आमने सामने थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों के रिश्ते अच्छे थे। दोनों की जो दुकान थी उनमें कोई कंपटीशन भी नहीं था, दोनों का काम अलग अलग था। तो काम को लेकर भी कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त से, कुछ सालों से लेकर गुलामुद्दीन को अचानक जुआ खेलने की लत लग गई और वो जुआ खेलने लगा। और इस चक्कर में वो करीब 12 लाख रुपए उस पर कर्ज हो गया। और अब तगाजा करने लगे, घर पे आने लगे, पैसे मांगने लगे। अब वो ये पैसे दे कहाँ से, 12 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। वो इसी सोच में थे कि उन्हें एक ख्याल आया कि जो दुकान के सामने अनीता चौधरी हैं, तो जब वो ब्यूटी पार्लर में आती हैं तब उनका एक शौक है, और उनका शौक ये है कि उन्हें गहने पहनने का बहुत शौक है। और वो भी गहने कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि खूब अच्छे सोने से भरे गहने। तो अमूमन अनीता चौधरी जब ब्यूटी पार्लर पर आती थी तो जेवर पहनकर आती थी, बहुत सारे जेवर। तो गुलामुद्दीन को लगा कि अगर इन जेवरों को बेच दें
तो 20-25 लाख कहीं नहीं गए, आराम से मिल जाएंगे। इतने जेवर तो पहनकर आती ही हैं वो। तो उसे लगा कि इन जेवरों को बेचकर मैं अपना कर्ज उतार सकता हूँ, लेकिन लूटूं कैसे? तो फिर ये हुआ कि उसने आबिदा के साथ मिलकर अपनी इस साजिश को शेयर किया और कहा कि अगर हम अनीता चौधरी को मार डालें और उनके जेवर लूट लें और लूट कर बेच दें तो सारा कर्ज भी उतर जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। तो आबिदा भी ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई और बाद में इस साजिश में शामिल हो गई। अब मियाँ बीवी दोनों इस साजिश में शामिल, अब दोनों मौके का इंतजार कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने इसी साजिश के तहत अनीता चौधरी को अपने घर बुलाया। अनीता एक ऑटो पकड़कर घर आती हैं। वहां आने के बाद वो उन्हें शरबत पिलाता है। शरबत पीते ही अनीता बेहोश हो जाती है। उसके बाद गुलामुद्दीन चाकू निकालता है और वो अनीता चौधरी को मार डालता है। पर मारने के बाद वो पहले ही बहुत सारे पॉलीथीन के बैग खरीद कर लाया था, थोड़े से बड़े बैग, बहुत सारी इत्र की शीशियां खरीद कर लाया था। चाकू से मारने से पहले वो अनीता चौधरी के सिर पर एक हथौड़े से वार करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद गुलामुद्दीन वापस बाजार जाता है, अपनी दुकान खोलता है रात को, और शाम के वक्त जो दुकान पर जो ग्राहक अपने कपड़े देकर गए थे ड्राई क्लीन के लिए, उनकी वो ड्राई क्लीन करता है। उसके बाद वापस में घर आते वक्त बाजार से एक चाकू खरीदता है और दोबारा घर आता है। तब तक अनीता चौधरी की लाश वहीं गुलामुद्दीन के घर में ही पड़ी रहती है। फिर वो लाश को काटता है, उस लाश के 6 टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन के बैग में पैक करता है। और इन सब से पहले उसने 23 अक्टूबर को यानी 3 दिन पहले ही अपने घर के बाहर जेसीबी से एक गड्ढा खुदवाया था, और ये सब उसने दिन के उजाले में किया था और इस गड्ढे पर किसी ने शक भी नहीं किया था। उसके बाद से ही ये गड्ढा खुला हुआ था और इसी बीच में 3 दिनों में वो बाजार से पॉलीथीन की बैग ये सब खरीद कर लाता है, इत्र की शीशियां खरीद कर लाता है, चाकू वो बाद में खरीद कर लाता है। गुलामुद्दीन ने अनीता चौधरी का कत्ल दोपहर में किया था और उसने रात तक का इंतजार किया, रात होने का इंतजार किया, अंधेरा होने का। रात होते ही उसने सारे लाश के टुकड़ों को पैक किया, घर की सफाई की, और अब अंधेरा हो गया, रात ढलने लगी। पड़ोस के आसपास के जो लोग थे वो सब सो गए। तो उसने धीरे धीरे एक एक करके पॉलीथीन को लाता और उस गड्ढे में डालता, और सारी पॉलीथीन 6 जो थी अलग अलग हिस्से में जो थे, बॉडी के अलग अलग हिस्से थे जिसमें, उनको डालने के बाद उसने दर्जनों इत्र की शीशियों के ढक्कन खोले और उनको पॉलीथीन के ऊपर चारों तरफ फेंक दिया, और फिर धीरे धीरे सारी मट्टी उस गड्ढे में वापस डाल दी और सुबह होने से पहले गड्ढा बराबर किया, और कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगी, किसी को भनक तक नहीं हुई इस चीज की। इसके बाद वो आराम से 2 दिन तक घर पर ही रहा। अब ये सारी कहानी आबिदा बता चुकी थी, तो पुलिस ने अब यही कहानी मीडिया को भी बताई। तो रीजन यही था कि सोने के उन गहनों को लूटना और उससे अपना कर्ज उतारना। लेकिन फिर भी इस कहानी में एक झोल आ गया, वो ये था कि 26 अक्टूबर को जिस सीसीटीवी कैमरे में अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर ऑटो में बैठकर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें एक तस्वीर है जिसमें अनीता चौधरी ने कहीं भी सोने के गहने नहीं पहने हुए, एक आधा चैन वगैरह के अलावा, जिस तरह वो हर रोज अपने गहने पहनती हैं। लेकिन उस दिन वो गहने नहीं पहन रखे थे उन्होंने। उन्होंने यही पति का, जो उनके पति थे उनका भी यही कहना है कि उस दिन वो बहुत नॉर्मल आई थी वहीं ब्यूटी पार्लर में, और जो ब्यूटी पार्लर के एम्प्लॉय थे उनका भी यही कहना है कि हाँ मैडम ने उस दिन गहने ज़्यादा नहीं पहने हुए थे, 1 या 2 चैन के अलावा। शायद हो सकता है कि उस दिन कुछ वजह रही हो। सबके बयान से यही है कि हाँ उस दिन उन्होंने गहने नहीं पहन रखे थे। तो सवाल यही है कि जब उन्होंने गहने नहीं पहन रखे थे तो गुलामुद्दीन ने कत्ल किया क्यों? क्योंकि कत्ल का मकसद पैसा था, जेवर थे। तो जब जेवर नहीं थे तो वो अगली बार का इंतजार करता। तो यहीं पर एक और डाउट मोटिव को लेकर कि
ये शायद बात पैसों को लेकर नहीं थी, जेवर को लेकर नहीं थी, कर्ज को लेकर नहीं थी, बल्कि इसके पीछे वजह कुछ और रही होगी। पर असली वजह क्या है, ये बात पता नहीं चली है। खैर, गुलामुद्दीन की जो छानबीन है, जो जांच है, जो उसको ढूंढा जा रहा है, वो जारी है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। और आज खबर मिली है वो ये है कि गुलामुद्दीन जोधपुर से भागकर गुजरात के अहमदाबाद गया और अहमदाबाद से मुंबई गया और मुंबई से नेपाल भागने की फिराक में था। और लेकिन खैर पुलिस की टीम ने उसे मुंबई में ही गिरफ्तार कर लिया है और गुलामुद्दीन अब पुलिस कस्टडी में है। उसे पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। जिसे इस केस में जिससे इस केस में कुछ और अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो असली वजह क्या है कत्ल की, असली वजह क्या थी, इस कत्ल को करने की असली मोटिव क्या है, तो ये तो सब गुलामुद्दीन ही बताएगा, जो अभी पुलिस हिरासत में है, गिरफ्तार हो चुका है, पकड़ा जा चुका है। तो जैसे ही पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और शायद ऐसा लगता है कि असली वजह गुलामुद्दीन ने अपनी बीवी आबिदा को भी नहीं बताई है। इसी कहानी में किसी प्रॉपर्टी डीलर का भी नाम और हाथ दोनों सामने आ रहे हैं, जो कि एक मोमडन है, मुसलमान है। तो देखते हैं इस मर्डर की सच्चाई क्या थी। इसकी पूरी सच्चाई पता चलने में अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। पुलिस ईमानदारी से अपनी तफ्तीश में लगी है, छानबीन कर रही है, जांच जारी है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी मेरे इस परिवार को जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।